नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल है तो पहले तरीका आपको बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे फोन लाइन नंबर पर, लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा 9167329108। इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो तरीका लगातार स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा आपके। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थोड़ी देर में एक्सपर्ट भी हमारे साथ शामिल होंगे, लेकिन उसके पहले मार्केट का एक चेक ले लेते हैं। और इस वक्त ताज़ा अपडेट ले बाजार का तो सपाटी कारोबार कर रहा है। 17,000 के लेवल को कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत में तो हमने देखा था कि 17,000 के नीचे भी चला गया था बाजार, लेकिन उसके बाद एक रिकवरी आई और फिलहाल 17,040 के पास कारोबार कर रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी में आज दबाव है, करीब 60 अंकों की गिरावट यहां पर बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 72 अंक नीचे है और इंडिया विक्स भी देखेंगे तो वो वहां पर भी सपाट ही कारोबार इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। इंडेक्स स्पेसिफिक अगर एक्शन देखेंगे तो आज IT स्टॉक्स आज तेजी में है और केवल अगर IT को छोड़ते तो बाकी सभी सेक्टरल इंडेक्स लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। IT इस वजह से भी तेज है क्योंकि एसेंचर के नतीजे आए थे, वहां पर 7% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी और उसी का असर आज हम IT शेयरों पर देख रहे हैं। और हरे निशान में आज सभी कारोबार कर रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप सभी जगह आज तेजी देखने को मिल रही है IT स्पेस में। चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो टॉप गेनर आज IT स्टॉक्स ही हैं। TCS, इन्फोसिस करीब 1.25% से ज्यादा की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल्स, कोटक महिंद्रा बैंक और सिप्ला भी हल्के हरे निशान में आज कारोबार कर रहे हैं। कमजोरी है आज NBFC और मेटल स्पेस में और इंश्योरेंस स्टॉक्स में भी आज वीकनेस हम देख रहे हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ये दोनों आज कमजोर हैं, करीब 2.5% के आसपास की वीकनेस यहां पर देखने को मिल रही है। हिंडाल्को में कमजोरी है। अदानी एंटरप्राइजेस ऊपर था बीच में, लेकिन अब लूजर्स की सूची में आ चुका है और सारी बढ़त जो शुरुआती बढ़त थी वो गवाकर अब 2% की वीकनेस अदानी एंटरप्राइजेस में देखने को मिल रही है। इसके अलावा हिंडाल्को, टाटा स्टील भी देखिए आज वीक है और HDFC लाइफ और SBI लाइफ में भी कमजोरी आज देखने को मिल रही है। तो NBFC, इंश्योरेंस स्पेस, ये पूरा फाइनेंशियल स्पेस आज कमजोर है। मेटल स्टॉक्स में भी आज हम दबाव ही देख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर देखेंगे तो ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो आज गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। तो ये है मार्केट का करंट अपडेट, हमने आपको अभी बताया। लेकिन चलिए अब एक्सपर्ट्स को भी शामिल कर लेते हैं और हमारे साथ इस वक्त अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल मौजूद है। रत्नेश जी, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या लग रहा है आपको बाजार में 17,000 ये लेवल तो नहीं तोड़ रहा है, लेकिन आज सुबह से ही एक दायरे में ही हम देख रहे हैं कि कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या व्यू बन रहा है आपका निफ्टी में इस वक्त? ये जो लेवल्स है ये खरीदारी के लिए सही है या फिर कुछ देर में आपको और करेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है निफ्टी में? गुड मॉर्निंग पूजा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। आप देखेंगे तो अगर बाजार का पूरा ओवरऑल सेटअप देखें, लास्ट तो पहले 2-3 दिन की बात करें हम, तो आप देखेंगे बाजार ऊपर खुलता है बट वापस से ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता, फिर नीचे में हमको निचले स्तर तक आता हुआ दिखाई देता है, ऊपर में वापस हमको बिकवाली दिखाई देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाजार में अभी भी कंटिन्यू प्रेशर बना रहेगा, ऊपर के स्तर से वापस से हमको बिकवाली देखने को मिल सकती है। आज भी आप देखेंगे ऊपर में अगर निफ्टी फ्यूचर लेवल की बात करूं मैं तो 17,100 तक गया, तो वहां से फिर हमको बिकवाली देखने को मिली। हालांकि नीचे में 17,050, 17,020 ये रोक रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल रेंज में रहेगा बट ऊपर के स्तर पे हमको कंटिन्यू बिकवाली देखने को मिलेगी। वो बनी रहेगी। नीचे के स्तर पे 17,000, 16,950 ये महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल रहेंगे। ये ब्रेक करता है तो थोड़ी सी कमजोरी और हमको देखने को मिलेगी, जो कि 16,900 और 16,850 तक के लिए लेके जा सकते। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा निफ्टी या इंडाइसेस में या बैंक निफ्टी की बात करें, दोनों में थोड़ा सा कॉशंस रहना चाहिए और थोड़ा सा इनको टच नहीं करना चाहिए निवेशकों को या ट्रेडर को। और मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक स्पेशली थोड़ा बहुत मिड कैप पे ध्यान लगाना चाहिए। वहीं पे थोड़ा सा कुछ मुनाफा या पैसा बनता हुआ दिखेगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंडेक्स में साइड लाइन में रहे और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें। ठीक है, तो इंडेक्स में साइडलाइन ही रही है फिलहाल, इसी रेंज में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। अगले हफ्ते एक्सपायरी भी है
तो उस लिहाज से थोड़ा यहाँ पर रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल सकता है बाजार के लिहाज से अगर बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना इस वक्त ज़्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं और अब सवाल जवाब के सिलसिले को भी शुरू करेंगे। इंस्टाग्राम पर पहले सवाल हमें आ चुका है, बिहार से प्रवीण जी ने भेजा है और इनका सवाल है टाइटन पर 100 शेयर्स इन्होंने 2516 के भाव पर लिया हुआ है। हमारे साथ पैनल में दूसरे एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं, जियोजी फाइनेंशियल सर्विसेज से गौरांग शाह भी मौजूद है। गौरांग, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए अपना। टाइटन पर पहला सवाल आया है तो इस पर आपका व्यू लेना चाहेंगे। पिछले एक महीने में हमने देखा कि जिस तरह से गोल्ड प्राइसेस जब बढ़े, टाइटन में भी एक तेजी दिखी, करीब 100 अंकों की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली है। इनकी भी खरीद हाल फिलहाल की ही लग रही है, तो टाइटन में और तेजी के लिए अभी भी बने रहना चाहिए क्या? करंट लेवल भी आपको सही लग रहे हैं अगर किसी को एंट्री लेनी हो तो? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो पहले तो बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है टाइटन पर। अगर आप हमें लक्ष्य पूछते हैं तो ऊपर के तरफ 2850 का लक्ष्य हमने साधा है और ये लक्ष्य हमने ध्यान में ये रखा है कि जेम्स और ज्वेलरी का जो कारोबार है, और जैसे आप भी अभी बता रहे थे, सोने के दाम जो सर्वोच्चम ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं, 60,000 के ऊपर के कुछ दाम देखे थे और अब कुछ 60,000 के नीचे के दाम चल रहे हैं 10 ग्राम के सोने के। और ये ज्यादातर जो योगदान है वो पहले तो 3-4 प्लेटफॉर्म्स जो बिटकॉइन के दिवालिया हुए अमेरिका में उसको लेकर के फ्लाइट टू सेफ्टी हुआ, और फिर अमेरिका में जिस तरीके से 2 या 3 बैंक ने दिवालियापन घोषित किया उसको लेकर के भी फ्लाइट टू सेफ्टी। और हमारा आकलन और अनुमान ये कहता है कि आने वाले समय में शायद और भी कई सारे नकारात्मक परिस्थिति अमेरिका की बैंक को लेकर के और बिटकॉइन को लेकर के भविष्य में आएगा, जिसके कारण जो जोखिम को ध्यान में रखते हुए पैसा निकला था और रिस्कियर एसेट क्लास जैसे कि क्रिप्टो में गया था वो फिर से लौट करके आएगा। अगर मैं बात करता हूं बाकी अन्य कारोबार की, जैसे रिस्ट वॉच सेगमेंट हो गया, आईवेयर हो गया और एक्सेसरीज हो गया, ये अगर मैं समीकरण करता हूं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चारों तरफ से योगदान इसके बैलेंस शीट पर आता है। और हमें लग रहा है कि अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो आप निश्चित होकर के बने रह सकते हैं। अगर किसी को नया निवेश करना हो तो हमारी राय में 2450 के आसपास एक स्तर आकर्षक बन जाता है लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। ठीक है, तो लंबी अवधि के लिए भी आप एंट्री ले सकते हैं। जिनका ऑलरेडी अभी निवेश है वो आप अभी भी इसमें बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में ग्लोबल फैक्टर्स का भी असर, जो कि अभी आपको गौरांग बता रहे थे, उसका भी असर स्टॉक प्राइस पर हाल फिलहाल में बिल्कुल दिखेगा टाइटन में। तो आप बने रहने की राय और फ्रेश खरीदारी करने की भी राय है इन स्तरों पर। अब आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ झारखंड से अगले दर्शक जुड़े हैं, राम दिनेश जी। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। चलिए, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनका सवाल आ चुका है हमारे पास। अदानी विल्मर का स्टॉक्स है, 115 शेयर्स इन्होंने 463 पर लिया हुआ है और टूटा तो काफ़ी था ये स्टॉक। इनकी खरीदारी जब ये स्टॉक तेज़ी में आया था तब की लग रही है और उसके बाद भी लगातार देखिए स्टॉक टूटा है। जब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा दबाव भी बना इस बीच, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स भी इस बीच काफ़ी टूटे। क्या सजेस्ट करेंगे आप यहाँ पर रत्नेश जी? अदानी विल्मर में 463 पर इन्होंने लिया हुआ है, इस वक्त 408 पर कारोबार कर रहा है, कोई स्टॉप लॉस सुझाएंगे इन्हें? पूजा जी, जब भी हम शो में रहे, किसी भी शो पे 18 नाउ पे रहे, तो हमेशा कंटिन्यू यही बोला है कि थोड़ा सा अडानी ग्रुप से दूर रहे और थोड़ा सा बच के रहे। बहुत सारे स्टॉक से बहुत सारी स्क्रिप्ट है दूसरी बाजार में जिसपे हम निवेश कर सकते हैं और थोड़ा सा वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो को मजबूत बना सकते हैं। मेरे हिसाब से इन्होंने अडानी विल्मर ले रखा है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा मैं इनको 399 का। इसके नीचे जाता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इनको निकल जाना चाहिए और उससे बेटर है कि दूसरे स्टॉक्स में स्विच कर ले, वो ज्यादा बेटर रहेगा।
ठीक है, तो यहाँ से फिलहाल निकलने की राय आपको दी जा रही है दानी विल्मर में, और दूसरे कोई स्टॉक्स में एंट्री ले लीजिए। हम शो के दौरान काफ़ी सारे स्टॉक्स डिस्कस भी करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने टाइटन भी डिस्कस किया था, वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर आज गिरावट है, करेक्शन और बढ़ सकता है, तो ये सजेशन आपके लिए। अगला सवाल हमें ट्विटर पर भेजा है दिल्ली से योगेश त्यागी जी ने। इनका सवाल है बीईएल पर। 5,000 के ऊपर की क्वांटिटी इन्होंने ली हुई है, करीब 5739 की, और 97 के भाव पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है। बीएल इस वक्त देखें तो इनकी खरीदारी के पास ही स्टॉक कारोबार भी कर रहा है, 92 के पास, लेकिन क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है इस वजह से नुकसान जो है वो काफ़ी बड़ा दिख रहा है। 30,000 के आसपास का नुकसान इनको स्टॉक में हो रहा है। क्या सजेस्ट करेंगे गौरांग, आपको बीएल कैसी लग रही है? हाल फिलहाल में तो इसमें ऑर्डर विन की भी काफी सारी खबरें आई, लेकिन काफी समय से स्टॉक एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है। 100 के ऊपर का जो लेवल है वो तोड़ नहीं रहा है स्टॉक, इतनी सारी खबरें और सेक्टर में काफी कुछ हो रहा है उसके बावजूद। ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? तो आप जब शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको धैर्य रखना चाहिए, जिसे हम अंग्रेजी में पेशेंस कहते हैं। और अगर धैर्य रखते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी कंपनी में निवेश किया है तो उसका फल आपको लंबी अवधि में बिल्कुल मिलेगा। आज ही कुछ खबरें आई थी बीएल को लेकर के, एंटी मिसाइल्स रडार सिस्टम्स, एंटी एयरक्राफ्ट रडार सिस्टम्स वगैरह को लेकर के, और कुछ ऑर्डर्स इनके हाथ लगे। दूसरी तरफ हाल ही में जो बैंगलोर में एरो 2023 का प्रदर्शन हुआ था, वहां पर बीईएल, एचएएल और बीडीएल यानी कि भारत डायनामिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके साथ साथ बीईएल, काफी कुछ ऑर्डर हाथ लगेंगे। कुछ सालों पहले भारत सरकार की जो नीति में परिवर्तन हुआ था, मेक इन इंडिया, और जो एफडीआई डिफेंस में खोला गया था, उसको लेकर के काफी सकारात्मक खबरें अब हुई है। और अच्छी बात यह है कि इनके पास एक बहुत ही सक्षम ऑर्डर बुक है, और इनकी काबिलियत इतनी है, अनुभव इतना है कि वो ऑर्डर बुक को समय अनुसार एग्जीक्यूट भी करते हैं। एक चीज ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आप डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं तो आपकी समय सीमा 3, 4, 6 महीने नहीं होनी चाहिए, साल भर भी नहीं होनी चाहिए। 2, 2.5 साल अगर आप समय सीमा देते हैं तो ये ज्यादा उचित होगा, क्योंकि ये डिफेंस में जो भी कंपनियां काम करती है उनको अपनी ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करने की तो क्षमता है, लेकिन एक प्रोटोटाइप मॉडल बना करके उसको सभी टेस्ट से पास करते हुए मास प्रोडक्शन पे जाने के लिए समय लगता है। इस कारण आप लंबी अवधि का समय सीमा रखें, जैसे कि 2, 2.5 साल या उससे ज्यादा। हमारी खरीदारी की राय है और 125, 130 के लक्ष्य है। ठीक है, इनका खरीदारी कुछ 97 के आसपास है, मौजूदा स्तर करीबन 90 to 93 के आसपास, लेकिन इसमें चिंता करने की बात नहीं है। 5,000 से शेयर ज्यादा है। पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि त्यागी जी ने ये जो बड़ी क्वांटिटी खरीदारी की है बीएल में, वो लंबी अवधि के लिए की होगी, न कि छोटी अवधि के लिए, क्योंकि अक्सर लोग ये करते हैं कि छोटी अवधि में बड़ी क्वांटिटी ले लेते हैं, फिर नुकसान होता है तो उसको डिलीवरी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए शेयर बाजार में। बिल्कुल, ये नहीं करना चाहिए। और बीएल अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा लंबे समय के लिए आपको नजरिया रखना होगा, और लॉन्ग टर्म के टारगेट्स भी आपको अभी गौरांग बता रहे थे। राजस्थान से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं संतोष, हम उनका सवाल ले लेते हैं। संतोष जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ नमस्ते सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, IOL CP मैंने शेयर खरीदे केमिकल सेक्टर के, 150 शेयर खरीदे सर, 409 रुपए में। तो सर मैं इसको लॉन्ग टर्म रखूं क्या नहीं रखूं? जी थोड़ा पहले ले लिया था आपने। IOL केमिकल्स, यहाँ पर भी फंडर है गौरांग, आपसे ही लेना चाहेंगे। हमने देखा था 2020-21 के दौरान ये केमिकल कंपनियां चली काफ़ी थी, लेकिन फिर 2022 में बाजार ने पनिश भी किया इन कंपनियों को। अब हर लेवल पर नुकसान ही झेलना पड़ रहा है। इन्होंने भी देखिए 400 के लेवल पर एंट्री कर दी और इनकी खरीद से स्टॉक लगभग आधा हो चुका है। अभी क्या करें? और किसी को लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना हो तो ये कंपनी आपको सही लग रही है, या फिर अगर नुकसान हो रहा है तो स्विच करने की राय देंगे किसी और कंपनी में? पहले तो मैं उम्मीद रखता हूं कि दर्शक मित्र निवेशक परिवर्तन करने के लिए हमारी राय जो होगी या सुझाव जो होगा उसका स्वागत करेंगे। जहां तक IOL केमिकल्स का सवाल है तो कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन
फिर से शेयर बाजार में कुछ अनुशासन होता है। अगर आपने ऊपरी स्तर पर निवेश किया और अगर आपका 30, 40, 50% जो पूंजी है वो घट जाती है क्योंकि शेयर के दाम नीचे आते हैं, तो आपको समय अनुसार कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि आपका नुकसान जो हो वो कम हो और फिर रिकवरी जो है वो मुमकिन दिखती है लंबी अवधि के लिए। स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स में अगर आपको निवेश करना है तो हमारी राय में विनिति ऑर्गेनिक्स है, पीआई इंडस्ट्रीज है, टाटा केमिकल्स है, आरती इंडस्ट्रीज है, यूपीएल है, पिडिलाइट है, ये सब कंपनियां हमें ज्यादा अच्छी लगती हैं। और एक बात बताना चाहूंगा, ये जो चाइना +1 को लेकर के और यूरोप +1 लेकर के जो विश्व भर में देश है, इन्होंने जो ये नीति अपनाई है उसके कारण भारत में स्थापित ये जो स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स जिसका नाम मैंने लिया है, उनको आने वाले समय में फायदा होगा क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी जिसके कारण डॉलर इनकम इनको आता जाएगा और वो मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए आपको शुद्ध जो मुनाफा है उस पर एक सकारात्मक आंकड़ा आएगा। तो अगर आप चाहते हैं परिवर्तन करना तो इन सब कंपनियों में परिवर्तन कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको स्विच करना है, आपको कुछ नाम भी सुझाइए, आप वहां पर स्विच कर सकते हैं। आईओएल केमिकल आपके लेवल आने में थोड़ा समय यहाँ पर शायद लग सकता है, फायदा होगा इन कंपनी को, लेकिन आईओएल केमिकल के बजाय अगर दूसरी किसी कंपनी में आप यहाँ पर स्विच कर लेते हैं तो वहां पर जो नुकसान हो रहा है आपको उसकी भरपाई और तेजी से होगी, ये राय आपको दी जा रही है। बाकी अगर आप किसी उछाल अभी भी बने रह सकता है तो उछाल में निकलने की कोशिश कीजिए आईओएल केमिकल से। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं और दिल्ली से संजीव कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार जी, मेरे पास न्यूरिका है जी 100 शेयर 890 रुपए के रेट से जी। जी, मैं लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकता हूँ? ओके, नुकसान और अगर कभी कोई एवरेज भी कर दी हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आप रुक सकते हैं। वैसे नुकसान, चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। रत्नेश, न्यूरेका जो है ये स्टॉक भी काफी ज्यादा टूटा। अभी हम थोड़ी देर पहले आईओएल केमिकल के बारे में भी बात कर रहे थे। न्यूरेका में भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। काफी सारे दर्शकों के सवाल आते हैं हमें इस स्टॉक पर। हायर लेवल पर एंट्री करके फंस चुके हैं, कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुके हैं। स्टॉक अब काफी ज्यादा टूट चुका है तो लॉन्ग टर्म निवेशक बन गए हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं है, आप बहुत ज्यादा नुकसान झेल रहे हैं इन स्टॉक्स में। न्यूरेका में क्या करें? कोई उछाल दिख रहा है आपको, कोई रिकवरी नजर आ रही है? इन स्तरों पर एवरेज करने की भी राय क्या सही रणनीति होगी या फिर निकल जाए स्टॉक से, क्योंकि नुकसान इनको काफी हो रहा है स्टॉक में? तो पहले तो एक मैं सभी दर्शकों को, निवेशकों को सुझाव देना चाहूंगा कि इस प्रवृत्ति से हमको बाहर आना चाहिए कि हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए हमने स्टॉक को लॉन्ग टर्म में बदल लिया है। तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी प्रवृत्ति गलत है। इस कारण से हमको बहुत ज्यादा डेंट हमारे पोर्टफोलियो को पड़ता है। कुछ दूसरे स्टॉक जो प्रॉफिट देते हैं उनका पूरा प्रॉफिट लेके चले जाता है और बैलेंस शीट लॉस में आ जाती है। तो कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। अगर हम स्टॉप लॉस देते हैं, कहीं भी सुझाव करते हैं, तो स्टॉप लॉस इसलिए दिया जाता है कि आपकी जो कैपिटल है वो बची रहे और आप उस बची हुई कैपिटल से दूसरे स्टॉक में निवेश करें और उससे आपका जो नुकसान है उसकी भरपाई करके साथ साथ में आपका पोर्टफोलियो भी प्रॉफिट में आ सके। अब न्यूरेका का चार्ट देखें तो कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन पे चल रहा है। इसमें किसी भी तरह का कहीं पे भी अभी मुझे चार्ट पे रिवर्सल नहीं दिखता है। तो मैं इनको यही सजेशन दे सकता हूँ कि कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी एक उछाल किसी भी कारण से आता है 390 380, तो वहां पे निकल जाए और उसकी जगह कोई दूसरे अच्छे स्टॉक्स दूसरे सेक्टर में स्विच करें तो एटलीस्ट जो भी थोड़ा नुकसान हो रहा है आपका वो कहीं से रिकवर हो सकता है। पर मेरे हिसाब से न्यूरेका में से निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई भी उछाल आपको मिलता है निकलने की कोशिश करिए। न्यूरेका से नुकसान काफ़ी हो रहा है, लेकिन इतना नुकसान ये नुकसान और ज़्यादा बढ़ सकता है आपका। तो आप निकलने की कोशिश करिए और काफ़ी कुछ स्टॉक्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, आप वहाँ पर निवेश कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले कुछ केमिकल स्टॉक्स गौरांग बता रहे थे, टाइटन एक अच्छा स्टॉक लग रहा है जो हमने अभी डिस्कस किया, वहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और व्हाट्सएप पर ही सवाल आया है हमें झारखंड से अनूप रंजन जी का। यस बैंक है, इनके पास 1670 शेयर्स और 1621 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। इस स्टॉक को ये होल्ड कर सकते हैं अगले 5 से 6 साल तक के लिए। गौरांग, यस बैंक 5 से 6 साल तक के लिए बने रहना सही होगा? काश मैं ये भविष्यवाणी कर सकता और अनुमान लगा सकता, लेकिन ये संभव नहीं है। और मेरा ये मानना है कि बैंकिंग क्षेत्र में यस बैंक को छोड़ के बहुत सारी अच्छी बैंक्स है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं।
दाम को देख करके सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, बिना पढ़ाई करे, अभ्यास करे अगर आप निवेश करते हैं तो आप, हो सकता है आपकी जो पूंजी है वो आधी से ज्यादा कम हो जाए, जैसे अभी पहले वाले दर्शक ने खरीदारी कर दी थी न्यूरेका में। हमारी बहुत समय पहले यस बैंक पर कवरेज थी, लेकिन जो खबरें आई और जो कांड हुआ और पहले के मैनेजमेंट को लेकर के जो सवाल या निशान पैदा हुआ, काफी लंबे समय पहले हमने खरीदारी की राय बिकवाली की कर दी थी और हमारे जो नीचे की तरफ के लक्ष्य थे वो आ चुके थे, और उसके बाद हमने इसकी जो कवरेज थी वो निकाल दी थी। तो विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, एक ही राय दूंगा कि अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर आप हमारा परिवर्तन का सुझाव अपनाने के लिए तैयार है, तो मेरी राय में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो कि मेरे ख्याल से 55 के आसपास मेरे ख्याल से भाव चल रहा था जब पिछली बारी मेरी नजर पड़ी थी, ये एक अच्छी बैंक है। इसके अलावा एक और दूसरी बैंक है छोटी मझौली निजी क्षेत्र की, जिसका नाम है फेडरल बैंक, जो मेरे ख्याल से करीबन 130-135 के आसपास कामकाज कर रहा है। ये चाहे तो यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं, और इस आपके चैनल के माध्यम के द्वारा मैं नम्र विनंती करूंगा सभी दर्शकों को और निवेशकों कि आप निवेश करने से पहले प्रश्न पूछे, दाम देख करके आकर्षित होकर के बड़ी बड़ी क्वांटिटी न ले, बाय क्वालिटी, डोंट बाय क्वांटिटी। राइट, ये तो सही बात है, बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है। कई बार लोग दाम देख के उसमें एंट्री कर लेते हैं, ये सोच के कि कुछ तो चलेगा ही, और बड़ी क्वांटिटी ले लेते हैं, तो पुल बैक का वेट करते हैं। बट ये स्ट्रैटेजी गलत है, क्योंकि अगर स्टॉक टूटा तो फिर भारी नुकसान भी हो सकता है, जैसा कि हम पहले 2 कॉलर्स में देख भी रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी सवालों को शामिल करते हैं। व्हाट्सएप पर जगदीश जी का सवाल आया है। एचडीएफसी एएमसी है इनके पास, 6 शेयर्स 2485 के लेवल्स पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है। एचडीएफसी एएमसी आज खबर में भी है, यहाँ पर डेट फंड्स के लिए नए टैक्स नियम आने की बात की जा रही है। अभी फिलहाल प्रस्ताव है, फाइनेंस बिल में प्रस्ताव दिया गया है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन स्टॉक पर उसका रिएक्शन आज दिख गया। और आज हमने देखा कि एचडीएफसी एएमसी, यूटीआईएमसी जैसे स्टॉक्स आज कमजोर भी हैं, टूटे भी हैं काफी। गौरांग, आपसे सवाल होगा, एचडीएफसी एएमसी अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में रखना हो तो पोर्टफोलियो लायक शेयर है, ये रख सकते हैं? देखिए, जैसे आप अगर, जैसे मैं डिफेंस सेक्टर की बात कर रहा था, उसी तर्क के आधार पर अगर मैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पर टिप्पणी करना चाहूं तो यहाँ पर भी आपका नजरिया 2 साल 3 साल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है ये म्यूचुअल फंड चलाती हैं, अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग फंड्स चलाते हैं, इक्विटी, डेट, बैलेंस फंड वगैरह वगैरह, लिक्विड फंड्स वगैरह वगैरह। आज जो खबर आई डेट फंड को लेकर के, वो उसके कारण मेरे ख्याल से सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के जो शेयर्स लिस्टेड है वहां पर हम दबाव देख रहे हैं। एचडीएफसी एएमसी पर बहुत ज्यादा देख रहे हैं। तो पहले तो डिस्क्लोजर दे देते हैं, एचडीएफसी एएमसी पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। एक अच्छी बात यह है कि इनकी शेयर की संख्या जो है वो 6 है और इनका खरीद का भाव 2500 के आसपास आप बता रहे हैं। मौजूदा स्तर है करीबन 1650-1680 के आसपास। मैं इनको ये राय दूंगा कि अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो फिर या तो 5 शेयर या 6 शेयर या 10 शेयर या 15 शेयर, जितनी भी निवेश लायक पूंजी हो, इस स्तर पर ये जोड़े, जिससे क्या होगा कि इनका जो निवेश का स्तर है वो नीचे आ जाएगा। और अगर मैंने जैसे बताया, अगर आप समय सीमा 2-3 साल या उससे थोड़ी बहुत अधिक रखते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको एक मुनाफे वाली एग्जिट उस समय पर बिल्कुल मिल जाएगी, बशर्ते कि आप इस स्तर पर थोड़ा बहुत एवरेज करें और आपकी समय सीमा जैसे मैंने बताई 2-3 साल या उससे अधिक रखें। ठीक है, तो एवरेज करिए और समय सीमा बढ़ाइए। 2-3 साल के लिए आप इसको बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का नुकसान आपको जरूर हो रहा है, लेकिन उससे घबराने की बात नहीं है। एवरेज करने की सलाह आपको दी जा रही है स्टॉक में। और भी सवालों को शामिल करते हैं। हमारे साथ दोनों ही एक्सपर्ट बने हुए हैं और पहला सवाल भी अब हमारे साथ पास एक सवाल भी आ चुका है व्हाट्सएप पर राहुल शाह जी का, और इनके पास रिलायंस का स्टॉक है। 127 शेयर इन्होंने 2588 के भाव पर लिया हुआ है।
रिलायंस वैसे तो फंडामेंटल कोई सवाल है उठता ही नहीं है स्टॉक में, और काफ़ी सारे एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि ये स्टॉक तो जब जब नीचे आए इसमें एंट्री ले लेनी चाहिए, वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाते हैं रिलायंस के। तो टेक्निकल राय ले लेते हैं। रत्नेश जी, राहुल शाह को क्या सजेस्ट करेंगे आप? इन्होंने 2528 पे लिया था। मेरे ख्याल से ट्रेडिंग का ही नज़रिया होगा और इनका जो बाइंग प्राइस है उससे काफ़ी नीचे आ चुका है इस वक्त ये स्टॉक। अभी क्या करें, कोई स्टॉप लॉस इनको सुझाएंगे आप? ट्रेडिंग का नजरिया है पूजा जी तो डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हालांकि रिलायंस ऐसा शेयर है, आप इससे ही बात करें तो डेफिनेटली अगर कुछ लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ये स्तर काफी अच्छा है, पर ट्रेडिंग के नजरिए से एक स्टॉप लॉस इनको मैं जरूर देना चाहूंगा 2180 रुपए का। 2180 रुपए के नीचे कभी भी ये बंद करता है तो मेरे हिसाब से फिर वहां पे इनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। हो सकता है कि थोड़ा सा इनका जो निवेश का समय है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है और फिर 2180 के नीचे जाने पे ये कहीं ना कहीं 2100 रुपए के स्तर तक आ सकता है। तो अगर इनका ट्रेडिंग का नजरिया तो 2180 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, और अगर मैं तो ये सुझाव दूंगा इनको कि अगर इनका नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है तो कहीं पे भी अगर ये थोड़ी सी और पैनिक में बजा के कहीं पे भी 2100 स्तर के तक आता है तो वहां पे थोड़ा सा और एवरेज है, अगर इनके पास में पूंजी है निवेश कर सकते हैं तो ये 21 रुपए के आसपास वहां पे थोड़ा सा लॉन्ग एवरेज कर ले तो इनको जब भी वापस से बाजार में रिकवरी आएगी तो एक मुनाफे में एग्जिट इनको मिल सकती है। बिल्कुल, वैल्यूएशंस अच्छे हैं। अगर इन स्तरों पर आपको एवरेज करना हो तो पूंजी हो अगर आपके पास तो आप एवरेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वरना ट्रेडिंग का नजरिया है और पैसों की ज़रूरत है तो फिर स्टॉप लॉस लगा दीजिए और नुकसान से बचने के लिए। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस में आप चाहे तो बने रह सकते हैं, मार्केट जैसे ही घूमेगा रिलायंस में ज़रूर एक फ़ायदा आपको आने वाले समय में मिलेगा। अब आगे बढ़ेंगे और हमारे पास फेसबुक पर रतन जैन जी का सवाल आया है। पिरामल फार्मा का स्टॉक है इनके पास, 100 शेयर्स 118 पर इन्होंने लिया हुआ है। काफ़ी ऊपरी स्तरों पर इन्होंने लिया हुआ है, लग रहा है काफ़ी पहले की भी खरीद है इनकी। गौरांग, फार्मा स्पेस तो ऐसे ही थोड़ा काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों से जूझ रहा है इस वक्त, और इसमें पिरामिड फार्मा जैसे स्टॉक्स तो चलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर तो जिस भी लेवल में एंट्री करने की कोशिश की है नुकसान ही हुआ है निवेशकों को और ट्रेडर्स को। क्या करे, पिरामिड फार्मा कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? तो पहले तो विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकेंगे हम क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन ये इस निवेश पर मुझे एक बात याद आती है। ये निवेश कैसा है, जैसे कि दो धारी तलवार। एक तो कमजोर क्षेत्र में निवेश किया फार्मा सेक्टर, और उसमें सबसे कमजोर कड़ी का शेयर में निवेश किया आपने। तो आप यहाँ पर रणनीति क्या बनाएंगे? और हमने इस वर्ष के शुरुआत में ही और उसके बाद भी फार्मा सेक्टर को लेकर के ये राय दी है कि अगर आप फार्मा सेक्टर में निवेश करते हैं तो वो वाली तेजी आप भूल जाइए जो आपने 2020 के शुरुआत में, यानी कि मार्च के बाद जब महामारी प्रकोप पूरा तांडव मचा रहा था विश्व भर में। उसके बाद हमने देखा एक साल या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा फार्मा सेक्टर काफी चर्चा में रहा, काफी सारे शेयर्स वहां पर रुझान बेहतर लेकर के आए। फिर वो फार्मा सेक्टर से हो, हेल्थ केयर से हो, यानी कि अपोलो हॉस्पिटल जैसे शेयर, नारायण हृदयालय जैसे शेयर, या फिर डायग्नोसिस रिलेटेड डॉक्टर लाल पैथलैब जैसे या मेट्रोपोलिस जैसे, अब फंस चुके हैं। लेकिन परिवर्तन या सुझाव के लिए आप अपना सकते हैं, अब बदलाव करने की आप चाह रखते हैं तो मैंने एक निजी क्षेत्र का बैंक का नाम लिया था, IDFC फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक। वहां पर परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर ऑटो सेक्टर में एक केवल मात्र कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है अशोक लेलैंड। ये एक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और मेरी उम्मीद है कि कमर्शियल व्हीकल के आंकड़े महीने और दर महीने जो ऊपर की तरफ आएंगे उसके कारण इनकी बिक्री भी बढ़ेगी और एक सकारात्मक सा रुझान उनके शुद्ध मुनाफे पर भी आएगा। तो 2-3 परिवर्तन लायक स्टॉक्स है, अगर ये चाहे तो परिवर्तन कर सकते हैं। लेलैंड, IDFC फर्स्ट बैंक, थोड़ी देर पहले बात की फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स पर आप नजर रख सकते हैं पिरामिड फार्मा से एग्जिट करने की राय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, मार्केट गपशप।
नमस्कार। बाजार की बड़ी बातों को हल्के फुल्के अंदाज में बताने के लिए आज फिर से हम लेकर आ गए हैं मार्केट गपशप, और आज हमारे फोकस में है पेंट इंडस्ट्री। दरअसल पेंट इंडस्ट्री दो चीज़ों के कारण फोकस में है। एक तो हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल के प्राइसेस में लगातार गिरावट आ रही है। $75 के आसपास के इस वक्त भाव चल रहे हैं। ऊपरी स्तर से अगर हम बात करें काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं। वहीं इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि लंबे समय के बाद कुछ बड़े और जो बड़े नाम हैं इंडस्ट्री में वो एंट्री करने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर होड़ बढ़ गई है। ऐसे में पेंट इंडस्ट्री की अभी स्थिति क्या है, यहां से शेयरों में कितनी चमक आएगी, आपके पोर्टफोलियो में कौन से शेयर रंग भरेंगे, और यहां से इंडस्ट्री के हालात अब किस तरह से बदलने वाले हैं और मौके कहां पर बन रहे हैं, निश्चित तौर पर ये तो हम जानेंगे ही। और मार्केट गपशप आज पूरी तरह से गपशप करते हुए इस पूरे सेक्टर को समझेंगे, आपके लिए मौकों की तलाश करेंगे। और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला। विनी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पेंट बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। कलर ऐसी चीज़ है ना कि जहां भी कलर डाल दूं कलर आ जाता है। आजकल तो कलर थेरेपी भी चल रही है और हम देख रहे हैं कि ये पेंट फोकस में है। पेंट फोकस में है, पर पेंट का सेक्टर देखे तो काफी ठंडा था काफी टाइम से। ऐसा कुछ एक्साइटिंग नहीं हुआ। एक्साइटिंग नहीं हुआ। अगर हम Q2 की बात करें तो एक्साइटिंग बिल्कुल नहीं हुआ। Q2 Q3 दोनों ही ठंडे थे। ऐसा मजा नहीं था, कलरफुल नहीं था पेंट सेक्टर। एग्जैक्टली। क्योंकि Q3 में दरअसल विनी इम्पैक्ट आ गया ना कि जो मॉनसून सीजन था वो एक्सटेंड हो गया। उसके चलते क्या था कि डिमांड अब शायद ये Q4 में शिफ्ट हो जाए। अब ये बड़े इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ से किस तरह के सिनेरियो पैन आउट हो रहे हैं। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, क्रूड $75 के आसपास के भाव आ गए हैं। अगर हम पूरे कॉस्ट की बात करें तो करीब 50% के आसपास कॉस्ट आती होगी। 50%, यस, ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा है थोड़ी क्रूड और क्रूड डेरिवेटिव स्टॉक्स। वो रॉ मटेरियल की बात करें तो काफी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ उनका प्रेजेंस इन रॉ मटेरियल बास्केट फॉर पेंट। और ओवरऑल पेंट सेक्टर को देखें तो बिकॉज ऑफ क्रूड, अगर अभी क्रूड गिर रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा उनके लिए। हमने काफी टाइम से देखा है मार्जिन प्रेशर बढ़ी हुई थी ये पेंट सेक्टर पे। मार्जिन अंडर प्रेशर थे, ग्रॉस मार्जिन देखे, एबिटा मार्जिन देखे, तो ये अब क्रूड डेरिवेटिव की प्राइसिंग कम होने से ये थोड़ा तो पॉजिटिव बन जाता है पेंट सेक्टर के लिए। और भूलिए मत, जैसे आप पहले भी बता रहे थे कि काफी सारे नए एंट्रेंस, बड़ी बड़ी कंपनियां ये एंट्री कर रही है। ये एक फैक्टर भी है जो ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर्स है, जो ऑलरेडी बने हुए प्लेयर्स है, उस पे इम्पैक्ट करने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम वॉच आउट भी करें, क्योंकि इंडस्ट्री तो काफी बड़ी है अभी क्रूड पेंट सेक्टर की देखे तो। 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री है विनी, और ऐसे कुछ अनुमान आ रहे हैं कि शायद यहाँ से 1 लाख करोड़ की 5 साल में हो भी जाएगी। और जो रफ्तार चल रही है और जिस तरह से हमारी कंपनियां डोमिनेंट हैं, आप देखिए अगर वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे ना तो एशियन पेंट्स मार्केट कैप के मामले में दूसरे नंबर पर है। तो क्या दम है। और जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग एशियन पेंट्स की, आपको पता ही होगा। वो एब्सोल्युटली गिरगांव चौपाटी के पास है, आपके घर के आसपास ही होगा। एक गराज में शुरुआत हुई, उसके बाद ये कंपनी इतनी बड़ी बन गई। एब्सोल्युटली काफी बड़ी बनी। और अभी देखें तो एशियन पेंट इज द मार्केट लीडर पेंट सेक्टर में। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, फिर उसके बाद आता है। मार्केट शेयर वाइज तो बड़े हैं, पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर हम देखें एशियन पेंट्स की स्टॉक प्राइस के लिए, वो क्या है कि अगर 2018 टू 2022 दैट इज 2022 तक के साल की देखें तो एशियन पेंट की ग्रोथ हुई थी 3x। उसके बाद जो स्टॉक में गिरावट हुई वो उसका पीक था, और उसके बाद स्टॉक गिर गया 22% अभी तक की डेट के देखे, और सिर्फ 8% ही अवे है अपने कोविड के लोस से। तो ये श्योरली इंडिकेट करता है कि जो क्रूड प्राइसेस बढ़ गए थे लास्ट टाइम, ओवरऑल नए एंट्रेंस थे, वो श्योरली प्रेशर बिल्ड कर रहा था एशियन पेंट्स के लिए भी। और ऑलरेडी जो पेंट सेगमेंट्स है, पेंट प्लेयर्स है जैसे बर्जर पेंट्स, इंडिगो पेंट्स, इनकी स्टॉक प्राइस में भी वीकनेस दिखी थी, और एशियन पेंट स्पेशली में भी वीकनेस दिखी थी अभी। बिल्कुल। देखिए, जो डेटा की हम चर्चा कर रहे थे विनी आपकी स्क्रीन पर, एशियन पेंट्स सबसे बड़ी पेंट कंपनियों की ग्लोबली अगर बात करें तो शेरविन विलियम्स ये यूएस की कंपनी है, उसके बाद सेकंड नंबर पे एशियन पेंट्स। तो एक गर्व की भी बात होती है जब आपकी कंपनी का रसूख दिखता है ग्लोबल पैरामीटर्स पे, तो निश्चित तौर पर अच्छा होता है। लेकिन आपको पता है कि एक और कंपनी है, उसके लिए ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी है अभिषेक? व्हिच वन इज दिस? बर्जर पेंट्स विनी 100 साल इस साल पूरे कर रही कंपनी। ओह, दैट इज 1923 में शुरुआत हुई थी, दिसंबर 1923 में, और 2023 हो गए। 100 साल की लेगेसी लेके चल रही हैं कंपनियां। बर्जर एशियन पेंट्स भी आई थिंक कि 10-15 साल बाद उसकी शुरू हुई होगी। और वर्ल्ड वॉर से बड़ा इनका लिंकेजेस है। जब वर्ल्ड वॉर शुरुआत हुई उसके बाद पेंट के इंपोर्ट पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी, तो यहाँ घरेलू जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको लगा कि हाँ, ये एक एरिया है जहाँ पर मौके बन सकते हैं। और एशियन पेंट्स समेत और भी कई सारी कंपनियां इस बिजनेस में उतरी थी।
दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और एक्चुअली बर्जर पेंट्स की जर्नी जैसे आप बता रहे हैं 100 years एंड दे हैव ग्रोन सेकंड लार्जेस्ट इन द इंडियन मार्केट। एग्जैक्टली। सो मार्केट शेयर हिसाब से तो काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन 100 years। और आप देखिए इंडिया में जो मौके हैं यही देखिए आप देखिए एक्जो नोबेल जो कि दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पर उन्होंने फोकस अपना बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये हम देख रहे हैं कि डिमांड है, और ये डिमांड क्या 2024 जो होगा 24 क्या चमकदार होगा पेंट के लिए, ये बड़ा सवाल है। आपका क्या सेंस कह रहा है कि 2023 को बिल्कुल हम अलग नज़र से देखें, 2024 अलग नज़र से देखें? क्यों? क्योंकि पिछला वाला जो डिमांड था वो कहीं ना कहीं भी इस साल आएगा। और क्या आपको लगता है विनी कि चूंकि प्री इलेक्शन ईयर भी है, थोड़ा सा डिमांड को वो भी ऐड कर सकता है? थोड़ा सा वो भी ऐड कर सकता है। और क्या है वो जो पॉजिटिव ट्रिगर्स हम बात कर रहे हैं कच्चे तेल के प्रभाव की, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर बन जाता है, ओवरऑल ग्रोथ के लिए वो मैटर करता है। उसके अलावा डिमांड, रियल एस्टेट डिमांड भी देखें तो थोड़ी तो बढ़ रही है, इंप्रूव हुई है, लास्ट ईयर से तो बेटर है। तो ये एक फैक्टर भी हो सकता है कि पॉजिटिव ट्रिगर के हिसाब से मे बी ये एक इंप्रूवमेंट होगी ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर्स। आपने कभी पेंट किया विनी? मैंने नहीं किया है, आई एम नॉट डन द पेंटिंग, बट यस वो एक टू डू लिस्ट में तो है कि करना है। बड़ा मजेदार काम होता है, आप ब्रश उठाइए या फिर आजकल तो बड़े एक्साइटिंग से वो रोलर्स वो डिफरेंट प्रिंट, बहुत शानदार, मतलब वो एक्सपीरियंस ही बड़ा मजा होता है। आप करके कभी देखिएगा मौका मिले तो। श्योर ट्राई करूंगी, अभी इसके बाद तो पक्का ट्राई करूंगी। आपने किया है? हमने किया हुआ है, हमने ज्यादा नहीं बट हाँ ऐसे किया है। बट आजकल क्या है ना, इसमें भी टेक्नोलॉजी ऐड हो गई है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वो पेंट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पेंट भी तमाम तरह के हो गए हैं, इतनी ज़्यादा कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज, कलर्स, वो पूरे पैनल्स जो आते हैं, और वो जो मशीन है अभिषेक दैट इज यूज्ड टू मेक द कलर, वो टिंटिंग मशीन, वो काफी एक्सपेंसिव होती है। तो इसीलिए जब वो कोई प्लेयर एंटर कर रहा है वो ही हैज टू हैव दैट कैश फ्लो, उनके पास वो पड़ा रहना चाहिए। इसीलिए देखिए एंट्रेंस भी देखे तो नाम ग्रासिम जैसे दिग्गज एंट्री कर रहे हैं, और उनकी जो नज़र है डेकोरेटिव सेगमेंट वाली 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का वहाँ पर टर्नओवर है, और उस पर वो फोकस करेंगे। करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास के आई थिंक वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ये उन्होंने प्रपोज किया है। तो निश्चित तौर पर ग्रासिम की एंट्री, इसके अलावा जेके सीमेंट ने भी शायद कहीं कुछ स्टेक लिया है, एंड जेएसडब्ल्यू। तो ये बड़े प्लेयर्स हैं जिनका कि इंडस्ट्री में बड़ा रसूख है, और इनके लिए कैश की इतनी बड़ी दिक्कत है नहीं। तो ये एक सेगमेंट उनको लग रहा है कि बड़ी एक्साइटिंग हो सकती है। लेकिन उनके लिए तो एक्साइटिंग है, लेकिन जो ऑलरेडी उस बिजनेस में है उनको थोड़ी सी टेंशन हो रही होगी कि अभी करना क्या है। बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये जो उनका कैश फ्लो है, कैश एंड बैलेंस है ऑन द बैलेंस शीट, काफी है उनके पास, तो वो इन्वेस्ट भी कर पाएंगे ना। जैसे आपने बोला ग्रासिम की देखे तो उन्होंने इन्वेस्टिंग अराउंड कहा है कि 10,000 क्रॉस टिल FY25 तक करेंगे इन्वेस्ट, काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो उनके पास वो बैकअप लेके आ रहे हैं, तो वो मार्केट शेयर में थोड़ी तो तकलीफ हो सकती है। तो जरा समझते हैं कि कितनी तकलीफ होगी, और विनीत बोलिंजकर साहब को हम अपने शो में शामिल करते हैं। विनीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। विनीत जी, हम देख रहे हैं कि पेंट लास्ट ईयर Q2 Q3 बड़े सबड्यूड डिमांड रहे, कमजोर रहे, लोगों ने अवॉइड किया घरों को पेंट कराना, और वैसे माहौल भी नहीं थे क्योंकि मानसून लंबा खिंच गया और लोगों की सोच ये होती है कि अच्छा ठीक है ये मानसून सीजन निकल जाए तो कुछ सोचेंगे। अब हम देख रहे हैं कि इस साल बड़ी उम्मीद है कि मानसून सीजन से पहले वो होम रेनोवेशन वाली, पेंट वाली फिर से थोड़ी डिमांड निकल के आएगी। आपको क्या लगता है कि 2024 पेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए एक पूरा डायनेमिक्स चेंज करने वाला भी साबित होने वाला है? नहीं, डेफिनेटली लास्ट ईयर का बेस अगर हम लोग पकड़ेंगे तो इस साल हमें लगता है कि पेंट में काफी अच्छी ग्रोथ आएगी, और इसके कारण एक है कि इस बार हमें मानसून थोड़ा सा डिक्लाइन में देख रहे हैं, और अगर मानसून थोड़ा नॉर्मल से कम रहता है तो ये जो नॉन सीजन पीरियड में भी पेंट की डिमांड बढ़ सकती है। और जैसे अपनी इकोनॉमी ग्रो कर रही है और स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है, और जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, लोगों को लगता है कि इंडस्ट्री भी उसी तरफ से ज्यादा बढ़ेगी। तो न्यू प्लेयर्स आने के बाद में मार्केट की एक्सप्लोजन होगी, मार्केट में पेनिट्रेशन बढ़ेगी, एंड देयर विल बी मोर एनर्जी विद इन द कॉम्पिटिंग कंपनीज टू ग्रो द मार्केट। तो हमें लगता है कि मार्केट भी ग्रो करेगा, मार्केट भी स्ट्रांग है, और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है वो भी बेनिफिट करेंगे। तो उनमें हमें लगता है कि एशियन पेंट्स, कांसाई पेंट्स एंड एक्जो नोबेल आर कंपनीज व्हिच विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम दिस। एशियन पेंट्स, कांसाई, नेरोलेक और एक्जो नोबेल, ये 3 कंपनीज के नाम विनीत जी ने लिए। विनीत जरा आप ये बताइए
बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, विनी है और विनीत हमारे साथ आज। तो ये भी बड़ा कलरफुल सा लग रहा है मुझे आज तो। विनी एंड विनीत। ठीक है विनी, आप ये बताइए कि वैल्यूएशंस की पिक्चर क्या कह रही है? अगर हम उसको देखें कि अच्छा हम समझ लें कि अगर ये लेने हैं तो वैल्यूएशंस हमारे कंफर्टेबल जोन में है नहीं है, वो क्या कह रही है अभी? सो अभी वैल्यूएशंस देखे तो व्हेन यू लुक एट एशियन पेंट्स, इवन द स्टॉक प्राइस काफी करेक्ट हुआ है, यस फ्रॉम द पीक करेक्ट हुआ है। वैल्यूएशंस अभी भी एशियन पेंट्स की अराउंड 88 टाइम्स है, हाईएस्ट है इन द पेंट सेगमेंट एज ऑफ नाउ। फिर आता है बर्जर, कांसाई, नैरोलैक और इवन इंडिगो पेंट्स देखे और एक्जो नोबल देखे। एक्जो नोबल की वैल्यूएशन मुझे काफी अच्छी लग रही है, अभी देखे तो 36 टाइम्स है। तो श्योरली आई थिंक विनीत जी ने एक्जो नोबल का नाम भी लिया हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल। तो अट्रैक्टिव तो लगता है एक्जो नोबल। बट आई हैव वन क्वेश्चन विनीत जी कि अगर देखें ये वैल्यूएशंस के हिसाब से आपने नाम लिए हुए तो एक्जो नोबल सबसे चीपेस्ट है। स्टॉक करेक्शन वाइज देखें तो इंडिगो पेंट्स एक्चुअली ने अंडर परफॉर्म किया हुआ है एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स या दूसरी पेंट कंपनी को देखें तो क्या इंडिगो पेंट्स अट्रैक्टिव नहीं लगता है आपको? क्या उसमें देयर इज नॉट अ टाइम टू बाय दिस पेंट स्टॉक देन? ग्रो कर रहा है बट वो बहुत छोटा प्लेयर है। एंड सेकेंड थिंग है कि हमें इसमें सक्सेशन इश्यूज लगते हैं, सो इसलिए हम ये कंपनी को अवॉइड लिस्ट में रखें प्राइमरीली फ्रॉम द प्रोमोटर पॉइंट ऑफ। लेकिन अगर आप बाकी की कंपनीज की बात करें, एक्जो नोबल में क्या है कि एक्जो नोबल हैज अ वेरी गुड प्रेजेंस इन नॉन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल सेगमेंट और उनका डेकोरेटिव स्पेस में वो काफी इन्वेस्टमेंट्स, फीट ऑन द स्ट्रीट और ग्रोथ प्लान्स लॉन्च करे और पिछले 5 क्वार्टर में उनकी मार्केट शेयर गेन्स काफी अच्छी रही है। सो हमें लगता है बिटवीन एक्जो नोबल एंड नोबल इंडिगो पेंट्स, हमें लगता है कि एक्जो नोबल प्रोवाइड्स अ बेटर प्रोपोजिशन। ठीक है, एक्जो नोबल वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है विनी, जैसा कि आप बता रही थी, और यहाँ से एक अच्छे अवसर दे रहा है शेयर। विनी जी, 2 सवाल आपसे छोटे छोटे, वो स्टॉक प्राइस से रिलेटेड नहीं है। पहली चीज़ तो आप ये बताइए कि क्या इस मॉनसून से पहले आप अपना घर पेंट कराने की कोई योजना बना रहे हैं? और दूसरी चीज़ ये बताइए कि जो कंपनीज होती हैं उनके लिए ये पेंट की टेक्नोलॉजी क्या कुछ मैटर करती है? क्या कुछ अपने टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव करके, कोई इनोवेशन करके आप स्ट्रेटजाइज कर सकती हैं कि अपने मार्केट शेयर को बढ़ाया जाए? ऐसा कुछ होता है या फिर सारी कंपनियां एक ही तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं? नहीं, देखिए इसमें काफी इनोवेशन में एशियन पेंट्स ने काफी किया है। दे आर अप फ्रंट इन द इनोवेशन स्पेस। उन्होंने पेंट्स एज अ सर्विस, नॉन स्मेलिंग पेंट्स ये जो लॉन्च किए उसमें काफी आपको ट्रैक्शन मिलता है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजीज है वो क्विकली कॉपी हो जाती है और फिर वो जो आपका जो लीडरशिप एज रहता है वो आपको मिलता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म लिफ्ट रहता है। लेकिन जो कंपनी कॉन्स्टेंटली इनोवेट करे वो कंपनीज को डेफिनेटली बेनिफिट होता है और हमें लगता है इस फीचर पे एशियन पेंट्स काफी फीचर करता है। पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। आप अपना घर पेंट कराने की योजना बना रहे हैं क्या? हाँ, मेरी तो है योजना। इनफैक्ट आई हैव जस्ट विजिटेड वन सेंटर यस्टरडे ऑफ एशियन पेंट्स टू अरे वाह, गेट द हाउस पेंटेड। एशियन पेंट्स ही विजिट किया, इन्होंने पहला नाम एशियन पेंट्स लिया विनीत जी ने। फॉर श्योर देखेंगे अभी मार्केट शेयर क्या है। चैनल चेक भी है, एनालिस्ट चेक भी है, हर तरह से ये पुख्ता हो गई बात ये कि पेंट्स की क्वालिटी हो या फिर पेंट शेयरों की क्वालिटी, एशियन पेंट्स टॉप पे हैं, ना सिर्फ मार्केट शेयर बल्कि बाकी सारे पैरामीटर्स पर भी। वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं विनी, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छी चीज महंगी ही होती है। एब्सोल्युटली, यू हैव टू पे द प्राइस इफ यू वांट टू बाय। पे द प्राइस, तो ये चीज है। वैसे आपका फेवरेट कलर कौन सा है अगर हम पेंट की बात करें तो? पेंट की बात करूं तो आई वुड प्रेफर लाइटर शेड्स, ब्लूइश, लाइट ब्लू। ओके, ठीक है। विनीत जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए अब क्या है ना कि जो बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जिनकी चर्चा भी हो रही है, जो बनी बता भी रही है कि ग्रासिम, जेके सीमेंट, तीसरा कौन है बनी? जेएसडब्ल्यू, ये 3 नाम हैं। तो क्या इन कंपनीज में जब पेंट का पोर्टफोलियो जुड़ जाएगा, इनको भी किसी और नजर से हमें देखना है क्या? इनके प्राइस में क्या थोड़ी सी हम री रेटिंग देख सकते हैं इस पेंट वाले पोर्टफोलियो के चलते, ये जब भी रियलाइज हो? तो देखिए क्या होएगा ना कि थोड़ा प्रीमियमाइजेशन में थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है, लेकिन ये प्लेयर्स को अपनी स्ट्रैटेजी पैन आउट करने में कम से कम 3 से 4 साल लग जाएंगे। इफ यू सी द वे द
इंडियन मार्केट इज ग्रोइंग एंड द पेनिट्रेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, हमें लगता है कि और 2 प्लेयर आराम से यहाँ पे एकोमोडेटेड हो सकते हैं। थोड़ा ग्रोथ स्लो डाउन हो सकता है, बट वी बिलीव दैट इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। इसके रिन्यूएबल डिमांड भी काफी है, इट बिकम्स अ कंज्यूमेबल एंड इट इज अ रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री ऑफ सॉर्ट्स। तो हमें लगता है कि इसमें हमारा कॉन्ट्ररी व्यू है। हमें लगता है कि काफी अच्छा डिमांड पैन आउट होएगा और हम वी कंटिन्यू टू रिमेन बुलिश ऑन द मार्केट लीडर्स इन दिस स्पेस। राइट विनीत, और एक चीज अगर आप बुलिश रहेंगे मार्केट लीडर्स पे, पर नए एंट्री प्लेयर्स आएंगे तो वहां पे थोड़ी प्राइसिंग वॉर भी नहीं शुरू हो सकती है? पॉसिबिलिटी के बिकॉज वो उनको मार्केट शेयर कैप्चर करना है, तो उसकी वजह से मे बी एक प्राइसिंग वॉर भी स्टार्ट हो सकती है 1-2 साल में। हाँ, प्राइसिंग वॉर शुरू हो जाएगी, लेकिन उसमें क्या है ना, देयर विल बी सम वेरिएशंस दैट विल कम आउट। सो एशियन पेंट्स विल लॉन्च न्यूअर प्रोडक्ट्स, मार्केट सेगमेंटेशन और डीपर हो जाएगा, कंपनीज विल कॉम्पेंसेट विद वॉल्यूम ग्रोथ। तो वो हिसाब से आपका जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें थोड़ी सी डिक्लाइन हो सकती है, पर बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन हमें लगता है कि मार्केट काफी अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो मार्केट में ग्रोथ की संभावनाएं हैं विनी। यहाँ से आप देखिए, अगर हम दुनिया के टॉप 10 एक्सपोर्टिंग नेशंस की बात करेंगे ना, तो जर्मनी टॉप पे है। ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट में उनका जो हिस्सा है 16-17% के आसपास का है। और BASF, जिसको कि हम केमिकल कंपनी के नाम पे जानते हैं, वो पेंट के बहुत ही डोमिनेंट कंपनी है। ओके, दैट इज पेंट सेगमेंट में। एक से चीज आपसे विनी जो जानना चाहेंगे, और विनी आपसे भी इस पर हम राय जरूर लेंगे। हम देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल डिमांड है पेंट की, क्या आपको लगता है विनी जी कि वहां पर हम इस साल अपटिक देखेंगे? क्योंकि ऑटोमोबाइल में हम देख रहे हैं कि लगातार गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, और बड़ी बड़ी प्रीमियम जो गाड़ियां हैं लगातार लॉन्च हो रही हैं, बड़ी कस्टमर होती हैं। एविएशन स्पेस में इंडिया में काफ़ी हलचल है। नई एयरलाइन अकासा आ गई, अब जेट पता नहीं कब तक उड़ान भरेगा, पता नहीं, बट ये भी शायद कतार में हो सकता है। दूसरी चीज़ हम ये देख रहे हैं कि अब एयर इंडिया के ब्रांड को ही लेकर आगे चलेगी टाटा ग्रुप। शायद ये जो उनकी दूसरी एयरलाइन है विस्तारा, उसको शायद उस ब्रांड को छोड़ दे वो। तो वहां से डिमांड निकल के आ रही है, उससे आप कितना असर देखते हैं पेंट कंपनीज के लिए डिमांड पर, और उसके बाद प्राइस पर और शेयर प्राइस पर भी? सो आई थिंक इंडस्ट्रियल पेंट्स विल रियली टेक ऑफ, बिकॉज जैसे हम लोग केपेक्स बढ़ रहा है और मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस आ रहा है, तो डेफिनेटली ये बढ़ने वाला ही है। और हमें लगता है कि इसमें कांसाई पेंट, जिसका सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है, दे गॉट अ मोर देन 45% मार्केट शेयर। और इसमें एक्जो नोबेल जो नॉन ऑटोमोटिव में काफी प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुका है और उनको अच्छी ट्रैक्शन मिल रही है वहां पे, ये 2 कंपनीज की परफॉर्मेंस अच्छी रहेंगी और हमें लगता है इनके मार्जिन्स भी अच्छी तरह से इंप्रूव हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने 3 स्टॉक जो चुने थे वो थे एशियन पेंट्स फॉर द डेकोरेटिव सेगमेंट, कांसाई पेंट्स एंड एक्जो नोबेल, both from Akzo Nobel for decorative and Kansai for industrial paints. पेंट को हमने बिल्कुल समझ लिया। पेंट में कहाँ पर रंग हैं जो आपके पोर्टफोलियो को थोड़े से शानदार चमकदार बना सकते हैं। लेकिन विनी, होता क्या है ना कि हम अच्छी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन रिस्क ज़रूर समझना चाहिए। और स्पेशली अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, अगर आप किसी चीज़ को ट्रेड कर रहे हैं ना, तो उससे जो रिस्क एसोसिएटेड हो उसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। विनी, आप ये बताइए बिल्कुल क्लियर कट आसान भाषा में कि जो रिस्क है, बड़े रिस्क क्या है पेंट्स के लिए? क्योंकि $75 का क्रूड तो है, लेकिन चूंकि बड़ा रॉ मटेरियल है, थोड़ी टेंशन बनी रहती है कि अगर क्रूड 75 से फिर से 100 का हो गया, 110 का हो गया, तो टेंशन शुरू। वही एक वन है, वॉलेटिलिटी जो चल रही है हमने देखी हुई है, वो एक कंसर्न तो ऑलवेज बना रहेगा, बिकॉज 55% तुम्हारा रॉ मटेरियल अगर क्रूड डेरिवेटिव से आता है, वो एक फैक्टर है। उसके अलावा नए एंट्रेंस, यस अभी जो है, यस इंडस्ट्री ग्रो करेगी, ओवरऑल ग्रो करेगी, पर जो ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनके लिए तुम थोड़ा मार्केट शेयर लूज करोगे तभी कोई गेन करेगा, तो वो एक फैक्टर है। और जनरल कंजम्पशन स्लो डाउन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जनरल कंजम्पशन स्लो डाउन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, वेदर अर्बन कंजम्पशन, रूरल कंजम्पशन, वो कैसे पैन आउट होता है, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो उसकी वजह से मे बी क्या कंज्यूमर्स थोड़ा पीछे हट रहे हैं, अभी नहीं कर रहे, डीले कर रहे हैं अपना पेंटिंग, ये एक फैक्टर हो सकता है ना, क्योंकि ये एक इन द एंड तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड हो जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा आगे जाते हुए। अगर वहां पे स्लो डाउन आ गई,
इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है वॉच आउट करने के लिए अभिषेक। ठीक है, तो ये फैक्टर से विनी, जिस एरिया में रहता हूँ मुंबई में, मैं देख रहा हूँ कि आजकल म्यूनिसिपैलिटी, जो वहाँ की लोकल म्यूनिसिपैलिटी है, वॉल पेंटिंग बहुत ज़बरदस्त चल रही है। सारे किनारे के रोड्स में देखता हूँ उससे वॉल पेंटिंग हो रही है, बहुत खूबसूरत सा लग रहा है, बड़ा रंग रंगीला सा, जो हमारा शो का थीम भी है आज। इस पर विनीत जी आपसे भी एक कमेंट लेंगे। देखिए, प्री इलेक्शन ईयर है ये, 2024 में इलेक्शन आ जाएगा। आपको लगता है कि एक और चीज होगी जिस पर नजर रखनी चाहिए? क्या गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंड कुछ ऐसा बढ़ा जिससे पेंट को फायदा हो सकता है? आपको ऐसा कुछ लगता है? नहीं, आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड तो इतना बढ़ चुका है और बहुत सारी स्कीम्स अपने कंप्लीशन स्टेज पे है गवर्नमेंट की। लास्ट 2 साल में जो केपिक्स किया है उसमें, तो उसमें भी काफी पेंट की जरूरत पड़ेगी। और आप देखेंगे कि आप एक रीसेंट ट्रेंड देखिए, जो नए फ्लाईओवर्स या मेट्रो का काम चल रहा है, वो जब एक लेवल तक खत्म होता है तो उसको प्रोटेक्टिव पेंट का भी कोड दिया जाता है। तो इसकी वजह से हमें लगता है कि काफी अच्छी ग्रोथ आ सकती है फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर साइड आल्सो फॉर द पेंट्स इंडस्ट्री। विनीत जी, आखिर में आपसे ये जानेंगे कि अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारी जो कंपनियां हैं, अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो उसमें उनका नंबर आ जाता है, वो सेकंड नंबर पर है एशियन पेंट्स की अगर बात करें ग्लोबली। आपको लगता है कि एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर भी कुछ कुछ हलचल चल रहा है? हालांकि तमाम देशों में हमारी घरेलू कंपनियां भी एक्सपोर्ट करती हैं, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट अभी कैसे चल रहा है? विदेशों से डिमांड कैसी है? क्या वो भी ट्रिगर बन सकता है? नहीं, आप अगर देखेंगे एशियन पेंट्स का एक्सपोर्ट ग्रोथ तो काफी अच्छी है और हमें लगता है कि दिस विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स फॉर एशियन पेंट्स कमिंग इन द इयर्स अहेड। एंड इनका एक्सपोर्ट मार्केट भी काफी फैला हुआ है, राइट फ्रॉम मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड अदर एशियन कंट्रीज। तो हमें लगता है कि एशियन पेंट्स विल डेफिनेटली डू वेरी वेल इन द एक्सपोर्ट मार्केट। ठीक है बेनी, एक क्रूशियल चीज़ एक ये है जिसको आई थिंक कि मुझे ये समझना चाहिए, समझाना भी चाहिए कि ब्याज दरें जो बढ़ रही हैं वो किस तरह से इम्पैक्ट करेंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग अब मिल रहे हैं जो शायद अपनी घर अगर खरीदने की प्लानिंग बना रहे थे वो थोड़ा डिले कर रहे हैं, और अगर घर नहीं बिकेंगे तो पेंट नहीं बिकेगा। 75% डिमांड तो वहीं से आ रही है। तो क्या एक रिस्क ये भी है विनीत जी, आपको लगता है इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए थोड़े से और ऊपर चले जाते हैं? हालांकि मेरा मानना है कि आप थोड़ा सा एक्शन में आएंगे सेंट्रल बैंकर्स और इस चीज़ पर विचार ज़रूर करेंगे कि अब लगातार बढ़ते ना रहें। आपको लगता है कि ये भी एक रिस्क है, अगर मान लीजिए हाउसिंग की डिमांड थोड़ी सी स्लो होती है यहाँ से बढ़ते ब्याज दरों के चलते, ये भी इम्पैक्ट कर देगा सेक्टर को? नहीं, देखिए, काफी रिप्लेसमेंट डिमांड भी काफी अच्छी होती है ना, रीपेंटिंग भी काफी होता रहता है। तो आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन, ऑटो इंडस्ट्री एंड डेकोरेटिव पिगमेंट, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये साल में एक्सपेक्टेशन है कि रेनफॉल थोड़ी कम होने वाली है मानसून में। तो हमें लगता है कि अगर कोई डिसरप्शन न हुई तो ये डिमांड लास्ट ईयर से काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि काफी सॉफ्टनेस भी आई है इन द रॉ मटेरियल कॉस्ट। सो देयर विल आल्सो बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ पासिंग ऑन द एक्सपेंसेस। सो हमें लगता है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे भी घर के, तो भी इतना ज्यादा डिमांड को इम्पैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो डिमांड इम्पैक्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट डिमांड आती है। विनी, आखिर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, आपको शायद पता भी होगा, आपको वो एशियन पेंट्स वाला जो मैस्केट है गट्टू याद है? ओह यस 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 यस। अभी इसकी क्या स्टोरी है आपके पास कुछ? गट्टू की स्टोरी ये है कि वो एशियन पेंट्स के लिए ने 1954 में डिज़ाइन किया गया, और उसको डिज़ाइन करने वाले कौन थी? हमारा बड़ा करीब का नाता उनसे, आपका भी है। कौन है? I'm very टाइम्स ऑफ इंडिया के लेजेंडरी कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण। यस 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 यस, उन्होंने डिज़ाइन किया था उसको 1954 में। That is a long journey for Asian Paints as well. हाँ, तो ये पेंट को हमने बड़ा अच्छे से एनालाइज किया। जो शेयर विनीत जी ने आपको बता दिए उस पर आप नजर रखिए। एशियन पेंट्स, एक्जो नोबेल, तीसरा शेयर विनी? एशियन पेंट्स, एक्जो नोबेल और कांसाई नेरोलाइक। जापान की पेरेंटेज है कांसाई की,
एक्सो नोबेल की बाहर की ही कंपनी है, बट इंडिया में काफ़ी अच्छे से एक्सपेंड कर रहे हैं और जहां से मार्जिन ड्राइव होते हैं कंपनीज की, उन पर उनका खास फोकस है। तो इन 3 शेयरों पर आप ज़रूर नज़र रखिए। कुछ हेडविंड्स हैं, लेकिन बिजनेस में और बाजार में ये रस चलते रहेंगे, ये बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे, ये कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन आपको शेयर बता दिए गए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको पेंट पर हमारी पूरी जो डिस्कशन है, आपको पेंट इंडस्ट्री भी समझ में आ गई होगी और शेयर भी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, शो को यहाँ पर अब समाप्त करेंगे। विनीत जी और विनी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज पेंट को बहुत कलरफुल ढंग से हमसे समझने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। फिलहाल मार्केट गपशप के इस शो में इतना ही। आप बने रहिए 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।